मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी ईपीएफओ, जिसका एग्जाम आपका 2 जुलाई को होने वाला है। दिस इज मी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोजेक्ट पीएमवाईपी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है लेक्चर नंबर 30 एंड वी आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑन लेबर लॉ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आई एम नोटिसिंग दैट यू ऑल आर वाचिंग माय वीडियोस, बट 1% या 2% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। 2% भी मैंने ज्यादा बोल दिया। ओनली 1% ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग द वीडियोस आर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सो काइंडली हेल्प मी ग्रो, and subscribing my channel also keeps me motivated to prepare these kind of videos. So आगे बढ़ते हैं without wasting any time. Usually मैं ये सब बोलती नहीं हूँ हर वीडियोस के स्टार्टिंग में। चलो, so question number first is here, who gave the concept of octapace? Octapace culture का concept किसने दिया था? So the options are धरनी पी सिन्हा, PM पेस्टोनजी, उदय परीख एंड टीवी राव। तो ऑक्टा स्पेस, ऑक्टा पेस, मैंने इसको याद करने का तरीका होता है, तो ऑक्टा ओ एंड यू समथिंग सिमिलर होता है, राइट? तो बता ही दो आप। तो कौन सा इसका सही आंसर है? 4 ऑप्शन हैं, धरनी पी सिन्हा, डीएम पेस्तोनजी, उदय पारेख एंड टीवी राव। तो राइट आंसर फॉर दिस इज उदय पारेख। उदय पारेख ऑक्टा पेस कल्चर का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। नेक्स्ट, Constitution of India upholds the principle of freedom of association as a fundamental rights enunciated by ILO Convention। तो ये तो क्लियर है आपको क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन किस आर्टिकल के अंडर है? 20C, 19C, 424C या फिर 18C? तो मुझे तो डाउट नहीं है कि आप लोग गलत करो इसको, क्योंकि ऑप्शन अगर आपका ऐसे दिया होता 19A, 19B, 19C, 19D, तब शायद आप गलत कर देते, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन 19C विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Code of Discipline in Industry was adopted by Indian Labour Conference tripartite, it is tripartite, in which year? Code of Discipline कब अडॉप्ट किया था इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने, इन विच ईयर? ट्राई टू आंसर क्वेश्चन नंबर 3rd ईयर, 1948, 1968, 1958 या फिर 1950? So the right answer for this will be 1958। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने 1958 में अडॉप्ट किया था कोड ऑफ डिसिप्लिन को, 1958। अब इसी पे बता दो कि पहली मीटिंग कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की? फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की? फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन 1942। ओके, Question number 4 is here. The trade union movement in India emerged between, trade union movement India में कब शुरू हुआ? 1920 to 30, 50 to 70, 70 to 80 and 30 to 47। तो कब शुरू हुआ हमारे इंडिया में ट्रेड यूनियन मूवमेंट? इट बिगन इन, गांधी जी आए, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड ऑल। सो ये शुरू हुआ कब? 1920 से 30 के बीच में। International Organization of Employees IOE with headquarters in Geneva was formulated in, ये IOE की बात कर रहा है, ILO की नहीं। ILO तो आपको पता है ना 1919 में बना था, ठीक है? IOE कब बना था? 1910, 30, 20, 40। So IOE was formulated in, बस ILO के जस्ट बाद, so it was formulated in 1920। Next question, the origin, growth and development of employment organization in India can be identified as, origin, growth and employment organization का development कब हुआ? Before 1933, after 1933, before 1947 या after 1947? So it happened when? So it happened before 1933। हमने पता है ना 1920 से हमारे यहाँ शुरू हो गया था, जो क्वेश्चन नंबर 1920 से 30 के बीच में ट्रेड यूनियन मूवमेंट इमर्ज किया था, तो 1933 के पहले ही। ग्लोबलाइजेशन इज रूथलेस, रूटलेस, जॉबलेस, फ्रूटलेस वाज स्टेटेड बाय हूम? जो ग्लोबलाइजेशन है वो रूथलेस, रूटलेस, जॉबलेस, फ्रूटलेस, ये तो रैप बन गया, राइट? तो किसने प्रपोज किया है, ये किसने स्टेट किया है? यूएनओ, आईएलओ, यूएनडीपी या फिर डब्ल्यूएचओ? So who proposed that globalization is ruthless, rootless, jobless and fruitless? It was proposed by whom? By which organization? So it was proposed by our UNDP, United Nation Development Program ने propose किया था। Next, benefits of India globalization like sustained economic growth, free markets,
economic globalization, privatization, etc. was summarized by फर्स्ट एनसीएल, सेकेंड एनसीएल, नेशनल लेबर बोर्ड या फिर आईएलओ। तो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स किसने समराइज किए थे? देखो फर्स्ट एनसीएल कब आया था? यू शुड नो ऑल दीज। फर्स्ट एनसीएल वाज इन विच ईयर? 1966 में आया, 69 में रिपोर्ट सबमिट की। ये आपका 1999 में आया, रिपोर्ट कब सबमिट की? 2002 में। ठीक है, आईएलओ आपका 1919 में आया। अब नेशनल लेबर बोर्ड, व्हेन वाज इट फॉर्म्ड? तो ये रूजवेल्ट के द्वारा कब हुआ था? 1933 में, 1933 में। सो अब देखो एलपीजी कब आया था इंडिया में? 1991 में। अब इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन बनी होगी उसी में इसके बारे में बात की गई होगी, ऑब्वियस सी बात है। सो इट वाज सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन, सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, हु आर नॉट द एक्टर्स अकॉर्डिंग टू डनलॉप फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम? डनलॉप फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन के अकॉर्डिंग कौन जो है एक्टर्स नहीं है? मैनेजर एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज, कम्युनिटीज एंड देयर एसोसिएशन। तो अगर आपको डनलॉप की थ्योरी पता होगी तो इसको आंसर करने में दिक्कत नहीं होगा। तो डनलॉप के मेजर 3 एक्टर्स थे, राइट? उन्होंने कहा था 3 एक्टर्स हैं, 3 एक्टर्स हैं। तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। So the right option for this is communities and their association, communities and their association। देखो मैनेजर एक पार्ट होता है, एम्प्लॉई एक पार्ट होता है और गवर्नमेंट एक पार्ट होता है। मैनेजर आपका एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच डू नॉट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन डीलिंग विथ नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। इंप्रूव ऑफ रिटर्न्स, इंप्रूव कॉम्पिटेंसी, डू नॉट एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट वैल्यू फॉर कोर बिजनेस। कौन सा फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प नहीं कर रहा है डीलिंग विथ नॉलेज मैनेजमेंट? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1, 2, 3 और 4। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस इज, कौन हेल्प नहीं कर रहा है? डू नॉट एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी। भाई अपॉर्चुनिटी को तो एक्सप्लॉइट करना चाहिए, जितनी अपॉर्चुनिटी को आप एक्सप्लॉइट करोगे उतना ही। तो एक्सप्लॉइट वर्ड हमेशा नेगेटिव नहीं होता है ना। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हम लोग करते हैं अपने बेटरमेंट के लिए। अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे मतलब उसको ज्यादा ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। इन विच ईयर द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल रिन्यूएबल फंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स वाज अनाउंस्ड? नेशनल रिन्यूएबल फंड टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इंटरेस्ट वाज अनाउंस्ड। किस ईयर में आया था आपका ये फंड? 56, 69, 91 या फिर 92? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। So this fund was in the year 1991. 1991 में रिन्यूअल फंड आया, रिन्यूअल फंड, नेशनल रिन्यूअल फंड 1991। ठीक है, who has stated that collective bargaining is essentially a process in which employees act as a group is seeking to shape and relationship of their employment? क्या कहा गया है? कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एक ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं अपने रिलेशनशिप को शेप करने में, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को शेप करने में। किसने कहा है ये? RF होक्सी, डेल योडर, LG रेनॉल्ड्स या फिर JF रिचर्डसन। आप नोटिस कर रहे होंगे मैं बहुत ही जल्दी जल्दी बोल रही हूँ बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है, 2 जुलाई बहुत पास है। मैं चाह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। ठीक है, and if you're liking my video kindly subscribe to my channel and hit the like button. So question number 12 is here on your screen. So किसने बोला था कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में? It was he was डेल योडर। डेल योडर ने कहा था कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिसमें आपके एम्प्लॉयज एक ग्रुप की तरह काम करते हैं अपने कंडीशंस और रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। अगला, द फिलॉसफी ऑफ नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज कॉल्ड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। ठीक है, खनबन, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बेंचमार्किंग, हैजान। तो क्या है नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, कभी ना खत्म होने वाला इम्प्रूवमेंट। सो इट इज ऑप्शन डी, खैजान। खैजान इज नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। सो इसके अंदर अलग अलग क्वालिटी बताई गई थी, जैसे कि आपकी एक क्वालिटी ऑफ डिजाइन थी, एक थी क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस थी, एक थी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस थी। ठीक है, तो खैजान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर,
on your screen. Creating jobs, guaranteeing rights at work, extending social protection, and promoting social dialogue are content of which of the following programs of ILO? क्या क्या है? जॉब गारंटी करना, राइट्स गारंटी करना, जॉब क्रिएट करना, सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सोशल डायलॉग प्रमोट करना, ये सब ILO के किस प्रोग्राम का पार्ट है? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. तो ILO की ह्यूमन राइट्स का है, डिसेंट वर्क का है, चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने का है, या फिर चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट का है. सो आपके सामने दिख रहा होगा ऑप्शन. चाइल्ड से रिलेटेड तो कुछ है नहीं इसमें, सो सी और डी तो कट गया. केवल ह्यूमन राइट्स की तो बात हो नहीं रही है. ठीक है, सो डिसेंट वर्क का पार्ट है ये. नेक्स्ट, हु हैज एडवांस्ड ए सिंगल लूप एंड डबल लूप लर्निंग मॉडल्स? सिंगल लूप और डबल लूप लर्निंग मॉडल्स कौन प्रपोज किया था? ठीक है, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. हु हैज एडवांस्ड? सो चार ऑप्शन है, अल्बर्ट बंडूरा, रॉबर्ट कैट्स, रॉबर्ट ब्लेक या क्रिस एल्ग्रिस. ट्राई टू आंसर दिस. सो इन्होंने जो भी थे, ये आप आंसर बताओ, मैं इनके बारे में बता देती हूँ. इन्होंने डबल लूप लर्निंग, जिसको DLL बोलते हैं, ठीक है, ये आपकी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटिटी है जिसमें अटेम्प्ट किया जाता है अचीव करने के लिए गोल ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, या फिर मॉडिफाई किया जाता है गोल को डिफरेंट ओकेजन पे, या फिर रिजेक्ट भी कर देते हैं गोल को. ये क्या है? डबल लूप लर्निंग पे. ठीक है, और सिंगल लूप लर्निंग क्या है? रिपीटेटिव अटेम्प्ट है सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, सेम प्रॉब्लम विथ नो वेरिएशन इन मेथड एंड विदाउट इवन क्वेश्चनिंग द गोल. सेम प्रॉब्लम को बार बार अटेम्प्ट करेंगे बिना गोल पे क्वेश्चन किए. ठीक है, ये सिंगल अटेम्प्ट है. डबल अटेम्प्ट है, डिफरेंट अटेम्प्ट्स होंगे, डिफरेंट ओकेजन्स पे मॉडिफाई करेंगे गोल को अगर गड़बड़ है कुछ तो कौन ये थ्योरी प्रोपाउंड किया था? इट वाज प्रोपाउंडेड बाय क्रिस एल्ग्रिस. ठीक है, क्रिस एल्ग्रिस. ओके, नेक्स्ट, who is the author of book Fifth Discipline, the art and practice of learning organization? Fifth discipline, the art and practice of learning organization. किसने लिखी है ये बुक? पीटर क्लार्क, पीटर सी, पीटर एफ ड्रूकर या फिर थॉम पीटर्स. भाई पीटर हो गया, मतलब जिसने पीटर रटा होगा वो तो खत्म हो गया. ठीक है, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. ये फिफ्थ डिसिप्लिन कुछ क्लियर हो रहा है? फिफ्थ, ठीक है, इट इज पीटर के साथ आपको एस भी याद कर लो. सो इट इज पीटर सीन. ठीक है, पीटर सीन ने लिखा था ये फिफ्थ डिसिप्लिन, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. The Employee State Insurance Act was enacted on the basis of which committee report? Employee State Insurance Act किस कमेटी की रिपोर्ट के बाद बनाया गया था? तो चार ऑप्शंस हैं, अंबेडकर, अदारकर, रॉयल कमीशन या फिर लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी. तो द राइट आंसर फॉर दिस इज BP अदारकर कमेटी. अब ये अदारकर कमेटी कब आई थी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है. मैं चाहती हूँ आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो. BP अदारकर कमेटी. ठीक है, नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज इज फिक्स्ड अंडर व्हाट? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट या फिर मिनिमम वेजेस एक्ट? आंसर तो क्लियर है इसका, टाइम लेने की जरूरत नहीं है. स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज एक्ट किसमें फिक्स करेंगे? पेमेंट ऑफ वेजेस में, इक्वल रिम्यूनरेशन में, वर्कर्स कंपनसेशन में, या फिर ऑब्वियस सी बात है मिनिमम वेजेस एक्ट में फिक्स करने वाले हैं. ठीक है, who propagated the quality of work life as descending participation mechanism? Quality of work life as descending participation mechanism. चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. ऑप्शंस है आपके फ्रेडरिक हर्जबर्ग, एरिक ट्रिस्ट, AK राइस एंड द लास्ट वन जॉन T डनलॉप. तो डनलॉप की थ्योरी तो आपको पता ही है, इन्होंने इस तरीके से कोई बात की नहीं थी. So try to answer this question. The right answer for this is एरिक ट्रिस्ट. इन्होंने कहा था क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या है? डिसेंडिंग पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म है. ठीक है, Who coined the term scientific management? ये मैंने आपको बताया है, गलत नहीं करना चाहिए. लुइस डी ब्रांडीज, FW टेलर, डगलस एफ मैकग्रेगर या फिर नन ऑफ अबव. साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म कौन लेकर आया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. साइंटिफिक मैनेजमेंट, इट वाज गिवन बाय डगलस मैकग्रेगर. चलो, आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दिया. BP अदारकर कमेटी कब आई थी बताइए.
सो ये आई थी आपकी 1945, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। हिट द लाइक बटन अगर आपको पसंद आ रही वीडियो। कोई भी डाउट्स, कमेंट्स कुछ भी है, काइंडली शेयर टू मी। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप बोल सकते हो, बता सकते हो, कोई डाउट है, क्योंकि एग्जाम तो बहुत ही पास आ गया है, 2 जुलाई, हार्डली 10 दिन नहीं बचे हैं, ठीक है। तो बूस्ट अप योर प्रिपरेशन एंड स्टे ट्यून। टिल देन, जय हिंद।